नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्तीकरण सारांश लेखन लिखना सिखाऊंगी। ये सारांश लेखन आपके स्कूल की तमाम कक्षाओं में आता है, साथ ही आपके जो कॉलेजेस के जनरल हिंदी और लिटरेचर हिंदी है उसमें प्रश्न आता है, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये सारांश लेखन आता है। पर मज़े की बात यह है कि हम इस सारांश लेखन की कभी भी विधिवत तैयारी नहीं करते और ना इसकी बारीकियों को समझते, जबकि ये इतना आसान है कि इसमें आप नंबर भी ले आते हैं लेकिन पूरे नंबर नहीं ला पाते। और यदि आप इसकी बारीकियों को समझ लें तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो कम समय लेगा आपका, कम मेहनत आपसे लेगा और अंक अच्छे देगा। तो क्यों ना हम ऐसे अपना जो विषय है उस विषय को, इस टॉपिक को कवर कर लें जो कम समय में, कम मेहनत में और अधिक अंक हमको दे जाए। तो ध्यान से देखिए, इसको मामूली मत समझिए। 5 से लेकर 10 नंबर तक का ये आपके एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं सारांश लेखन को ही संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप समरी कहते हैं, है ना। समरी राइटिंग ये आपके इंग्लिश में भी आता है। यह एक ऐसी मौलिक रचना है जिसमें मूल पाठ को, आपके प्रश्न पत्र में जो पैराग्राफ दिया गया है ना, उसी को मैं मूल पाठ कह रही हूँ। जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसको 1/3 शब्दों में प्रस्तुत करना होता है, और इस तरीके से प्रस्तुत करना होता है 1/3 भाग में कि जो वो आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो मूल पाठ दिया हुआ है, उसका जो केंद्रीय भाव है वो इस छोटे से पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाए, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। क्लियर। इसके मामले में मामूली जानकारी, एक प्रारंभिक जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में भी दे चुकी हूँ। संक्षिप्तीकरण करते समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, उन बातों का थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, संक्षिप्तीकरण का आकार क्या हो। आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि जब हम संक्षिप्तीकरण लिखें तो कितना लिखें, और जब मैंने कई बार कॉपियाँ चेक की हैं तो मैंने ये देखा है कि बच्चे संक्षिप्तीकरण जो दिया हुआ पैराग्राफ है ना उससे भी डबल में लिख देते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब है छोटा करना, उसका केवल जिस्ट लिखना, उसका केवल जो उसका सारांश है केवल वो ही आपको लिखना होता है। संक्षिप्तीकरण का जो आकार है ना, वो मूल अनुच्छेद जो आपके प्रश्न पत्र में आ रहा है, उस प्रश्न पत्र में जो अनुच्छेद है उसका 1/3 कर दीजिए। मतलब 150 शब्द का है तो करीबन 50-60 शब्दों में आपको वो लिख लेना है। मोटे मोटे रूप में आप उन शब्दों को गिन लीजिए कि एक लाइन में कितने शब्द हैं। फटाफट, मतलब सेकंड्स के काम है ये कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा अनुच्छेद कितना बड़ा है। तो 1/3 में आपको लिखना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि संक्षिप्तीकरण करते समय पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपने पास गुंजाइश ही नहीं है। हमको तो बड़े को छोटा करके लिखना है, तो हमें कोई भी चीज़ बार बार, मतलब दोहराव किसी चीज़ का भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, संक्षिप्तीकरण की जो भाषा है ना वो गागर में सागर भरने वाली होनी चाहिए, सरल और सहज होनी चाहिए। कम शब्दों में ज़्यादा बात को हम प्रकट कर सकें, ऐसी भाषा आपकी होनी चाहिए। जैसे बिहारी के लिए सुनते हैं ना कि सतसैया के दोहरे जौन आविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। जैसे बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, तो संक्षिप्तीकरण वही चीज़ है, गागर में सागर भरने वाली चीज़ है। चौथी चीज़ क्या है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, चाहे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, पर आपको संक्षिप्तीकरण का शीर्षक अवश्य ही देना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, शीर्षक जरूर देना है। अब क्योंकि शीर्षक ही किसी रचना का वह द्वार है जिसके माध्यम से पाठक उस रचना में प्रवेश करता है, और जो शीर्षक है, तो वो जो शीर्षक है, जब चूंकि हमें उसी द्वार से प्रवेश करना है तो फिर वो शीर्षक, जैसे द्वार खुला होगा तभी तो आप अंदर जाएंगे, तो शीर्षक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही उस केंद्रीय भाव का, जो पैराग्राफ आपको दे रखा है उस पैराग्राफ के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और आपके अंदर जिज्ञासा को पैदा करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात शीर्षक से संबंधित है कि शीर्षक उस अनुच्छेद का संक्षिप्त रूप है जिसे केवल आप 1, 2 या 3 शब्दों तक सीमित रखें, उसे 1-1 या 2-2 लाइन में या वाक्यों में ना लिखें। आप देखो ना, आपकी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें जो आपके पाठ दे रखे हैं, कहानियां दे रखी हैं, कविता दे रखी है, उनका शीर्षक कितना संक्षिप्त होता है। कहानी है 5-6 पेज की है, शीर्षक बिल्कुल छोटा सा है। कविता है पूरे 1 पेज की है, लेकिन शीर्षक बिल्कुल छोटा सा 1 या
दो शब्द का होता है। शीर्षक के लिए मूल पाठ यानी कि जो आपका पैराग्राफ दे रखा है, जो अनुच्छेद दे रखा है, उसका कोई अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो उसी शब्द की बार बार अनुच्छेद में बात हो रही है, ऐसे महत्वपूर्ण शब्द को शीर्षक के लिए चुना जा सकता है। या फिर अपन एक काम और कर सकते हैं, उससे संबंधित यदि आपको कोई सूक्ति याद आ जाए, कोई मुहावरा याद हो जाए, तो उस सूक्ति या मुहावरे को भी लाक्षणिक रूप में उस शीर्षक के रूप में हम काम में ले सकते हैं। एक बात और शीर्षक के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद को पढ़कर आप खुद से प्रश्न पूछें कि ये अनुच्छेद, ये पैराग्राफ किस बारे में लिखा हुआ है। जो उत्तर आए आपके दिमाग में, है ना, उस प्रश्न का जो उत्तर आए, उस उत्तर को आप या तो एक शब्द में या दो शब्द में या तीन शब्द में लिख दो, बस वो आपका शीर्षक बन जाएगा। तो ये मैंने आपको संक्षिप्तीकरण करते समय कुछ जरूरी बातें बताई हैं। बेटा मैं इस वाले वीडियो में आपको संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समझाऊंगी और साथ ही कम से कम 3 या 4 उदाहरण देकर आपको बताऊंगी कि संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं। तो आपको उदाहरण के माध्यम से ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम देखें संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले संक्षिप्तीकरण के लिए क्या करना चाहिए कि जो पैराग्राफ दे रखा है, जो अनुच्छेद दे रखा है, मेरी सलाह मानिए उसे कम से कम 2 बार पढ़ जाइए। बहुत बड़ा तो आता नहीं है, 100 शब्द या 150 शब्द, है ना, तो उसको 2 बार पढ़ जाइए। तीसरी बार पढ़ते समय आप हाथ में पेन रखिए और हाथ में पेन रखते करके क्या करिए कि जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उसमें है, कोई वाक्यांश है, कोई शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, जिसके आसपास ही वो पैराग्राफ घूम रहा है, आप उन वाक्यांश को, उन वाक्य को और उन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए जो आपको लग रहा है कि इस पैराग्राफ के मूल भाव से या केंद्रीय भाव से संबंधित है। ऐसे पैराग्राफ, ऐसे लाइनों को, पंक्तियों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को आप रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें। फिर क्या करें, उन रेखांकित वाक्य और शब्दों को मिलाकर उनके आधार पर आप एक छोटा सा पैराग्राफ बना दीजिए अपने शब्दों में, बस 1/3 शब्दों में हो गया आपका सारांश। और आगे बताती हूँ आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखो, आपके पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं, आपको उन कठिन शब्दों का प्रयोग ना करके कुछ सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्तीकरण करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वाक्य बार बार आ रहे हैं उन वाक्यों की आप पुनरावृत्ति बिल्कुल ना करें। मैंने आपको बताया आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो ऐसे पुनरावृत्ति वाले वाक्यों को छोड़ देना है। और क्या छोड़ देना है, यदि आपके उस पैराग्राफ में कोई लोकोक्ति आई है, कोई मुहावरा आया, तो उसे भी छोड़ दीजिए। और क्या छोड़ देना है, यदि उस अनुच्छेद में कोई उदाहरण देके कोई बात को समझा रखा है या कोई कोटेशन दे रखा है, उसे भी छोड़ दीजिए। और क्या करना है आपको, यदि किसी विद्वान का जो कथन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज्यों का त्यों ना लिखें, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, उस कथन को अपने शब्दों में संक्षिप्त में विवरण, उसका वर्णन के रूप में उसको लिख दें। यदि किसी विद्वान का कथन जरूरी भी है तो उसे अपनी भाषा में लिख दें। संक्षिप्तीकरण करते समय एक बात का और ध्यान रखें, व्याकरण में आपने पढ़े हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। याद है आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, 1 वर्ड, है ना। जैसे वह भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, क्या कहते हैं इसको, द्वीप कहते हैं, है ना, कहते हैं नहीं कहते। तो कुछ इस तरीके के जो वाक्य आते हैं जो आपके 1 वर्ड में लिखे जा सकते हैं, उनको आप 1 वर्ड में ही लिखें, उनके लिए बड़ा बड़ा सेंटेंस ना करें। जैसे मान लो आपके पैराग्राफ में ये आ गया कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, तो आप ये लिख दीजिए वह नास्तिक था। तो आपका क्या हो गया, पूरा वाक्य बिल्कुल छोटे से में सिमट गया कि नहीं सिमट गया। मैं पढ़ लिख नहीं पाया, लिख दो मैं अनपढ़ था। तो बिल्कुल जो बड़े बड़े वाक्य हैं उनको आप क्या करें, संक्षिप्त यानी कि 1 वर्ड में लिख दें, तो आपका जो पैराग्राफ है वो अपने आप ही संक्षिप्त हो जाएगा। क्लियर। साथ ही क्या करेंगे, संक्षिप्तीकरण में जो सहायक क्रिया दे रखी है क्रिया के साथ, उन सहायक क्रियाओं को हटा दें। मतलब हम कैसे वर्डिंग कम करें, कैसे अपने शब्द कम करें, उन सहायक क्रियाओं को हटा दें। साथ में यदि कोई संज्ञाओं के साथ विशेषण लगे हुए हैं, उन विशेषणों का भी आप प्रयोग ना करें। यदि अनुच्छेद में कोई वार्तालाप हो, संवाद हो, है ना, डायलॉग हो, तो उनको डायलॉग के फॉर्म में ना लिखें, उनको विवरण के रूप में उनका संक्षिप्तीकरण कर दें। संक्षिप्तीकरण में एक बात का और ध्यान रखें, आप है ना विराम चिन्हों का प्रयोग बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करें।
और इस तरीके से कराएं कि वो किसी शब्द की जगह आ जाएं। और जब वो किसी शब्द की जगह आ जाएंगे तो आपकी शब्दों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे कॉमा लगा दीजिए आप, अल्पविराम, है ना, कॉमा लगा दीजिए, डैश लगाकर आप काम चला सकते हैं किसी चीज़ को। तो इस तरीके से जो अल्पविराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है या डैश है, इस तरीके के विराम चिन्ह का प्रयोग करके आप शब्दों की संख्या कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, संक्षिप्तीकरण करते समय एक बात का ध्यान रखो कि पैराग्राफ में जो भाव दे रखा है ना, आपको वही समझाना है। आपको अपनी तरफ से कोई विद्वता नहीं झाड़नी है, आपको अपनी तरफ से कोई भाव या विचार नहीं रखना है। भैया उसने क्या कहा है, मैं तो उसी को ही संक्षिप्त में लिख देता हूँ, मुझे अपनी तरफ से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये सही है कि यह गलत है, या अपनी तरफ से मैं उसके अर्थ निकालूं, वो मुझे नहीं करना है। क्लियर है? उसी पैराग्राफ को आप अपनी भाषा तो आप अपनी लेंगे, लेकिन विचार उसी के ही होने चाहिए। संक्षिप्तीकरण में अलंकारिकता और काव्यात्मकता बिल्कुल त्याज्य है, यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अलंकारिक भाषा और काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्तीकरण में जो विचार जिस क्रम से दे रखे हैं ना, आप जब अपना संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उन विचारों को उन्हीं क्रम से लिखें। जैसे मान लो आपके पैराग्राफ में फर्स्ट अर्थ लिख रहा है, फिर प्रकार लिख रहा है, फिर कारण लिख रहा है, तो आपको भी अर्थ, प्रकार और कारण इसी क्रम में ही संक्षिप्तीकरण करना है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? अब देखो मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाती हूं कि संक्षिप्तीकरण कैसे करते हैं। बहुत ही लल्लू सा विषय लग रहा है आपको, लेकिन भाई 5 नंबर का तो आपकी यूनिवर्सिटी में आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 8 से लेकर 10 नंबर तक का आता है। आपके स्कूल एग्जाम में 4 से लेकर 6 नंबर तक आता है। तो हम तो ऐसे टॉपिक को क्यों छोड़े जो लल्लू भी है और जरा सी मेहनत करी और उसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको उसका उदाहरण बता देती हूँ, और आज ये 4 उदाहरण आप यदि सुन लेंगे ना और समझ लेंगे, तो मैं सही बता रही हूँ, दुनिया का कोई संक्षिप्तीकरण आ जाए आप उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी तक तो संक्षिप्तीकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संक्षिप्तीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तीनों चारों बातें मैंने आपको बहुत ध्यान से समझा दी। अब देखो मैं उन्हीं बातों का प्रैक्टिकल करूंगी आपके सामने, उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। मान लो आपके एक पैराग्राफ आता है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ और आपको आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा, लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मन शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी हुआ है। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए जाते हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी, है ना, यहीं तक छोड़ दिया है। अब इसको आपने एक बार समझा, आपको थोड़ा समझ में आ गया कि मनोविकारों की बात हो रही है। अब इसको तो हम दोबारा और समझ लेते हैं कि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक, शुरू करने वाले जो भाव और मनोविकारी होते हैं, मन के जो विचार होते हैं, वही हमारे जीवन के प्रवर्तक होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव, मतलब हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं जो हमारे प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। शील या चरित्र का मतलब हमारे चरित्र का जो मूल है वो भी इन्हीं मनोविकारों पर आधारित होता है। लोक रक्षा मतलब जनता की रक्षा, लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा भी इन्हीं पर ही है। धर्म का शासन मतलब धर्म हो, चाहे राज्य हो, चाहे मन हो, सब में इन्हीं का ही उपयोग होता है। लोगों ने इनका सदुपयोग भी किया है। मनोविकारों से लोगों ने कुछ लोक कल्याण के काम भी किए हैं और इन मनोविकारों का लोगों ने दुरुपयोग भी किया, जैसे लोगों की भावनाओं को भड़का दिया। कहते हैं ना अपन दंगे हो जाते हैं ना। तो मनोविकार पढ़ लिया हमने, हम 2 पढ़ लिया समझ के। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। जो चीज़ हमको इंपॉर्टेंट लग रही है, हमको ये तो समझ में आ गया कि सारा पैराग्राफ मनोविकारों के चारों तरफ घूम रहा है, तो हम इनमें से कुछ जो वाक्य हैं और शब्द हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर मनुष्य की प्रवृत्तियों के तय में ये शील और चरित्र का मूल भी
ये है तशील और चरित्र का मूल को अंडरलाइन कर लीजिए। फिर लोक रक्षा लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा, तो ये मतलब ये ढांचा का भी इन्हीं पर है। तो धर्म शासन, राज शासन, मन शासन सब में इनका पूरा लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ और दुरुपयोग भी हुआ है, और आगे इसी चीज़ को समझाया, सदुपयोग को भी समझाया और दुरुपयोग को भी समझाया। तो हमने इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी हुआ है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब हमारे पास करीबन 4 जगह हैं जहाँ पर अंडरलाइन आ गई हैं। इन चारों वाक्यों को मिलाकर हम इसका संक्षिप्तीकरण लिख देते हैं। देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इसका शीर्षक देखना है। जब हमें इसका शीर्षक देखना है तो देखो सारा का सारा जो पैराग्राफ है, सारा का सारा जो अनुच्छेद है, जो भी सारी बात कही है, मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रही हूँ कि पूरा पैराग्राफ किस बारे में है। तो मेरे पास जवाब आया भाव या मनोविकार। अब मुझे तो 1 शब्द या 2 शब्द या 3 शब्द लिखने हैं, तो मैं या के चक्कर में क्यों पढ़ूं, सीधा मनोविकार लिख देती हूँ और इसका शीर्षक क्या बन जाता है, मनोविकार। क्लियर। अब देखो मैं ना इन्हीं अपने मनोविकार को सेंटर में रखते हुए और इन्हीं वाक्यों को मैं जोड़कर और एक संक्षिप्तीकरण बना देती हूँ। ठीक है। जैसे मनोविकार मानव जीवन की प्रवृत्तियां एवं चरित्र के आधार होते हैं। देखो हमने अंडरलाइन किया है, शील और चरित्र को अंडरलाइन किया है ना, और इसको अंडरलाइन किया कि मानव जीवन के आधार होते हैं, और अपने शब्दों में लिख दिया वाली बात। जबकि हमारे पैराग्राफ में ये बात 3 लाइनों में लिखी हुई है ना। वे लोक रक्षा लोक रंजन के निर्धारक होते हैं। ढांचा शब्द लिख रखा है ना, तो आप लिख दीजिए कि इसी ढांचे पर लोक रक्षा और लोक रंजन होती है, या ये लोक रक्षा और लोक रंजन के निर्धारक होते हैं। ये धर्म, राज्य और मन के शासन के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखो अपने पैराग्राफ में शासन 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 3 बार लिखा हुआ है, पुनरावृत्ति हटाई हमने, है ना। मैंने आपको ये बताया ना पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो आप धर्म, राज्य, मन के शासन के लिए आवश्यक है। कितना छोटा वाक्य बन गया। लोक कल्याण में इसका उपयोग और सांप्रदायिक फैलाने में इसका दुरुपयोग किया गया है। अब आपने अपन ने ये पढ़ा था, इसका दुरुपयोग भी हुआ है और उसका सदुपयोग भी हुआ है। तो या तो आप वो लाइन लिख दें और नहीं तो लिख दो लोक कल्याण के लिए तो इसका दुरुपयोग हुआ है और सांप्रदायिकता फैलाने में इसका दुरुपयोग हुआ है और लोक कल्याण के लिए इसका सदुपयोग हुआ है। मतलब मात्र 3 वाक्य में हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। क्लियर। चलिए और उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है जिसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के सामने यमराज को हारना पड़ा है। सती, सावित्री, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, तपस्विनी, उर्मिला की दिव्य झांकियां ही पुरुष का जीवन प्रेरणा के स्रोत हैं। पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का निवास करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, अब एक बार और पढ़ लेते हैं। भारतीय नारी को की विशेषताएं बताई हैं। फिर जीवन के सुख दुख में ये पुरुष का साथ देती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है। घर की व्यवस्थापिका होती है, जिसे देवी भी कहा जाता है। ये आत्म बलिदान भी करती है। ये पुरुष के जीवन में प्रकाश लेकर आती है। इसके सामने यमराज भी हार गया। फिर कुछ औरतों का उदाहरण भी दिया गया है। और ये पुरुष की चेतना को भी जगाती है, उसके जागरण का संदेश देती है। नारी का सम्मान की बात कही गई है और पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित हो जाता है। आप ये देख रहे हैं इसमें दो शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं। एक तो नारी आ रहा है और एक पुरुष, और ये आ रहा है कि नारी का जो जीवन है वो पुरुष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने मन से यदि प्रश्न पूछूं कि ये अनुच्छेद में क्या बताया गया है, तो हम क्या करें, इस अनुच्छेद में नारी के बारे में बताया गया है, नारी की महत्ता बताई गई है और विशेषकर पुरुष के जीवन में नारी का क्या महत्व है ना, इस पर इसमें विचार ज्यादा किया गया है कि पुरुष के जीवन, जगह जगह बताया है कि पुरुष के कारण पुरुष के जीवन में नारी ये करती है, पुरुष के जीवन में नारी ये करती है, पुरुष के जीवन में नारी ये करती है। तो मुख्य बात इसमें यह बताई गई है कि पुरुष के जीवन में नारी का महत्व। इस तरीके से आप शीर्षक बना सकते हैं। और देखो इस पैराग्राफ को देख के मुझे ना एक वो याद आ रही, सूक्ति याद आ रही है। जैसे लास्ट में लिखा हुआ ना, भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मुझे एक सूक्ति याद आ रही है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मैं ये भी इसका शीर्षक बना सकती हूँ। मैंने बताया ना, कोई मुहावरा, कोई सूक्ति,
आपको याद हो तो उसका शीर्षक बनाया जा सकता है। तो आपने शीर्षक बना लिया, फिर देख लीजिए इसमें से कौन सा ज़्यादा आपको सही लग रहा है, वो शीर्षक आप लिख दीजिए। अब हमको तीसरी बार पढ़ के इसमें से मुख्य मुख्य बातों को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही। जीवन सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देती है, अंडरलाइन कर लीजिए, पुरुष का साथ देती है। अर्धांगिनी कहलाती है तो अर्धांगिनी को अंडरलाइन कर लीजिए, और देवी कहलाती है तो देवी को अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद आत्म बलिदान करती है, और पुरुष के मतलब मार्ग को प्रकाशित करती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रकाश मतलब पुरुष अपना मार्ग ढूंढता है। और फिर उदाहरण हमको लिखने नहीं है, मैंने आपको बताया था उदाहरणों को हमें छोड़ना है। फिर हम देख रहे हैं पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है, और नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से मनुष्य जो पुरुष होता है उसका जीवन सुवासित होता है। अब देखो, मैं अपने मन से यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगी कि समाज में नारी का क्या स्थान है ना, मैं केवल यही लिखूंगी जो इसमें बताया गया है ना, पुरुष के लिए बताया गया है कि नारी का क्या महत्व है। तो मैंने पहली लाइन छाट ली, भारतीय नारी न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। तो मैं यहाँ शक्ति और सेवा भी लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि शक्ति सेवा में साहस, बलिदान, न्याय सब आ जाता है, ठीक है। तो मैंने दो शब्द छाट लिए कि भारतीय नारी शक्ति और सेवा की सजीव मूर्ति है। उसे अर्धांगिनी और देवी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने अंडरलाइन करा, अर्धांगिनी और देवी, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया, उसे अर्धांगिनी और देवी कहा जाता है। पर उसका विवरण नहीं दूंगी मैं कि क्यों कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण करना है ना मुझे, तो क्या उसे अर्धांगिनी और देवी कहा जाता है। फिर वो अपने आत्म बलिदान से पुरुष का मार्ग प्रशस्त करती है ना, वो पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है, इसलिए पुरुष का उसका सम्मान करना चाहिए। ये चीजें मैंने जोड़ी और संक्षिप्तीकरण कर दिया, क्लियर। तो केवल 3 या 4 सेंटेंस बने इसके, और 4 सेंटेंस में हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए आप, एक उदाहरण और लेते हैं, और आपके स्क्रीन पे वो उदाहरण भी दिख रहा होगा। सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। हम अपने मन के भीतर से, भीतर वाली तह में जो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वह है संस्कृति, और उसे जहां और जिस तरह से अमल में लाते हैं वह है सभ्यता। सभ्यता का मोटा मोटा अर्थ है सभ्य लोगों के रहने सहने, मिलने जुलने, बात व्यवहार करने का ढंग। सभ्य शब्द का भाव है कि जो 4 आदमियों में, समाज में, सभा में भला है। संक्षेप में व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली पद्धति, कला और तरीके का नाम सभ्यता है। क्योंकि मनुष्य पहले घर से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस में ही मिलता जुलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभ्यता की पाठशाला है पड़ोस, और सभ्यता की पहली सीढ़ी है पड़ोस। अब मुझे इसका संक्षिप्तीकरण करना है, अपन इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। हम अपने मतलब प्रयोग, ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा है। तो संस्कृति, सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला, सूक्ति तरीके अंडरलाइन कर लीजिए। ये तो हमारा शीर्षक भी बन सकता है। हम अपने भीतर वाली तय में जो सोचते हैं, जिस तरह सोचते हैं, वह संस्कृति यानी कि संस्कृति का अर्थ बता रखा है। और उस संस्कृति को जैसे हम काम में लाते हैं, वह सभ्यता यानी कि सभ्यता का भी अर्थ बता रखा है। और सभ्यता का मोटा मोटा अर्थ है सभ्य लोगों में रहने सहने, मिलने जुलने, बात व्यवहार करने का ढंग। सभ्य शब्द का भाव है जो 4 आदमियों में, समाज में, सभा में भला हो। संक्षिप्त में व्यक्ति समाज को जोड़ने वाली पद्धति, कला, तरीके का नाम सभ्यता है। और क्योंकि मनुष्य पहले घर से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस में मिलता जुलता है, इसलिए कह रहा हूँ कि सभ्यता का पाठशाला है पड़ोस, और सभ्यता की पहली सीढ़ी है पड़ोस। देखो, इस सेंटेंस में काफ़ी सारे रिपीटिशन है। इस पैराग्राफ में हम उन सारे रिपीटिशंस को हटा देंगे। सीधा हमने पहले वाक्य को अंडरलाइन कर लिया, सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि हम जो सोचते हैं और जिस तरीके से सोचते हैं वो संस्कृति, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वह है संस्कृति। और उसको जो अमल में लाते हैं वह सभ्यता, मतलब अमल माली भी व्यवहार करना होता है, और आगे भी व्यवहार की बात कही गई है, मिलने जुलने की बात कही गई है, रहने सहने की। तो सिंपल सा शब्द ले लेते हैं कि उन विचारों को व्यवहार में जो लाने का ढंग है उसे हम सभ्यता कहते हैं। फिर आगे भी इसका रिपीटिशन ही है कि सभ्य शब्द का, हमने सभ्य का अर्थ निकाल लिया पहले, तो अब इसको हम नहीं लेंगे, उसमें सभ्यता का अर्थ हमने पहले ही बता दिया है। फिर जो मुख्य बात आई है वो इसमें ये आई है कि मनुष्य सबसे पहले पास पड़ोस में मिलता जुलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभ्यता की पाठशाला है पड़ोस, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और दूसरी लाइन फिर रिपीटिशन, हमने इसको नहीं किया। अब देखो हमारे पास 3-4 लाइनें अंडरलाइन वाली आ गई। सबसे पहले आ गई सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। जो हम सोचते हैं और जैसा करते हैं, सोचते हैं मन में, वो संस्कृति है, और जो व्यवहार में करते हैं वो सभ्यता है। 2 सेंटेंस आ गया है ना।
जो व्यवहार में करते हैं वो सभ्यता है, जो सोचते हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो संस्कृति है, और उन भाव और विचारों के अनुसार जो व्यवहार करते हैं वो सभ्यता है। तो केवल 2 सेंटेंस में आपने इसका अर्थ निकाल लिया है, और आगे केवल एक सेंटेंस और है जो आप और कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कला, तो इसमें यह भी कर सकते हैं आप कि मतलब जो सभ्यता है वो एक तरीके की कला है, व्यवहार करने की कला सिखाती है सभ्यता। और उसके बाद बस सीधा कि सभ्यता की पाठशाला, हम चूंकि पड़ोस में सभ्यता सीखते हैं इसलिए सभ्यता पड़ोस की सभ्यता की पाठशाला पड़ोस है। तो ये 4 सेंटेंस हमने लिखे और हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर लिया। पहला सेंटेंस लिख लिया, सभ्यता संस्कृति की प्रयोगशाला है। दूसरा लिख दिया, जो हम सोचते हैं, जैसे सोचते हैं वो संस्कृति है, और जो सोच के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं वो है सभ्यता। ठीक है, और चूंकि पास पड़ोस में ही हम व्यवहार करना सीखते हैं इसलिए पास पड़ोस ही सभ्यता की पाठशाला है। ओके, तो इस तरीके से मुख्य बातों को जोड़कर और हमने फिर संक्षिप्तीकरण कर लिया। फिर हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमने अंडरलाइन कर रखा है हम उसी को जोड़कर ही इसका संक्षिप्तीकरण कर लेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है और इसी के द्वारा मुख्य विद्वान, निर्धन, धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता और जबकि वो उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। देखो इसमें काफ़ी कठिन शब्द हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ये चक्कर में मत पड़ो कि ये बहुत कठिन पैराग्राफ है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा हमको कठिन शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है। और हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। हमारे पास जवाब आया कि ये तो भाई समय के सदुपयोग के बारे में पैराग्राफ है। तो देखो हमारा जो शीर्षक है वो इसमें मैंने आपको बताया था कि सारांश लेखन करते समय ध्यान रखो कि शीर्षक आप पैराग्राफ के किसी वाक्य को या किसी शब्द को ले सकते हैं। समय व संपत्ति, तो समय संपत्ति शीर्षक आपका वैसे क्या आ रहा है कि समय का सदुपयोग कैसे होता है, इतना बड़ा नहीं करना। समय एक संपत्ति है, समय संपत्ति है, बस इतना सा लिख दो। देखो पहली लाइन में ही आपका शीर्षक मिल गया, समय संपत्ति है, वह हटा दो, समय संपत्ति है, शीर्षक बन गया। अब हम इसका अंडरलाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो एक तो पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय को संपत्ति बताया। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि ये ईश्वर के द्वारा दी हुई है। अब देखो याद करो, मैंने आपसे कहा था कि जहां हो सके वहां आप वन वर्ड काम में लो। अब ईश्वर द्वारा, ईश्वर की ओर से मिली है, इसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, ईश्वर प्रदत्त। तो आप कह सकते हैं समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। इस पूरे सेंटेंस को आपने छोटे से बोलना दिया कि समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, जो उसका सदुपयोग करते हैं उनका जीवन। अब देखो अंडरलाइन करो, आत्मिक आनंद को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप अंडरलाइन कर लो कि जो इसका वो करते हैं सदुपयोग नहीं करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो नहीं करते हैं उनका आगे नीचे लिख रहा है वो कोसते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छी लाइन लिख रही है, निसंदेह ये एक रत्न राशि है। और एक लास्ट में लाइन बहुत अच्छी है, समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो आपने 4 लाइन अंडरलाइन कर ली। समय संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, एक तो ये वाली कर ली। दूसरा अपन ने कर लिया कि इससे आत्मिक आनंद मिलता है। तीसरा इसका सदुपयोग की बात नहीं करता है, वो समय को कोसता है। और समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या। अब इन चारों लाइनों को मिला के एक पैराग्राफ बना दो। समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, जो उसका सदुपयोग करता है उसको जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, और जो उसका सदुपयोग नहीं करता वो हम समय को कोसता ही रहता है। समय एक रत्न राशि है, जो समय को नष्ट करता है वो आत्महत्या करता है। तो ये पूरे सेंटेंस, पूरे पैराग्राफ को हमने 4 या 5 वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में बदल दिया। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको बताया कि हमको सारांश कैसे लिखना है। मैं आपको जो पीडीएफ भेज रही हूँ उसमें मैं प्रश्न भी भेज रही हूँ, प्रश्न के साथ आपको अंडरलाइन कर रही हूँ उसमें कि कौन कौन सी लाइनों को हमें अंडरलाइन करना चाहिए और कैसे उन अंडरलाइन किए हुए वाक्यों को जोड़कर हमको संक्षिप्तीकरण लिखना है। तो इस तरीके से आज आपको संक्षिप्तीकरण की एक
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। संक्षिप्तीकरण किसे कहते हैं, संक्षिप्तीकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शीर्षक कैसे लिखना चाहिए, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, संक्षिप्तीकरण में क्या क्या ना करें, और फिर मैंने आपको 4 उदाहरण आपके सामने सॉल्व करके बताए। बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप संक्षिप्तीकरण में कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत केयरफुली आप संक्षिप्तीकरण करें और ऐसा संक्षिप्तीकरण करें कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। देखो इसमें फायदा क्या है, ना तो वर्तनी संबंधी गलती होगी, है ना आपको अपने विचार माइंड पे जोर डालना है, क्योंकि आपको अपने विचार नहीं लिखने हैं, आपको कुछ याद नहीं करना है, जो आपके सामने है उसी को छोटा करके लिखना है। और ना तो आप ध्यान रखना, जो भी शब्द लिख रहे हो वो भी आप इसमें से लिख रहे हो, तो वर्तनी संबंधी गलती नहीं होगी, तो नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।